नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे काव्य शास्त्र। उसमें हमारी रूपरेखा क्या रहेगी कि सबसे पहले हम उसका उद्देश्य की चर्चा करेंगे, फिर काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य के प्रयोजन और काव्य के प्रकार। तो जैसे प्रत्येक भाषा की अपना निश्चित व्याकरण होती है, उसी प्रकार प्रत्येक साहित्य की भी अपनी एक विशिष्ट व्याकरण होती है। तो साहित्य के इस व्याकरण के लिए साहित्य शास्त्र पद का प्रयोग किया जाता है। इसका साहित्य शास्त्र। तो साहित्य शास्त्र के लिए एक समय में अलंकार शास्त्र और काव्य शास्त्र इस पद का प्रयोग करने की परंपरा रही है। तो उस समय अलंकार और काव्य शब्द का अर्थ व्यापक था। अलंकार से साहित्य के संपूर्ण सौंदर्य का बोध होता था। अलंकार से सौंदर्य बोध हम काव्य का देख सकते थे। और काव्य जो है गद्य और पद्य संपूर्ण साहित्य का बोध होता था। तो अब अलंकार काव्य के सौंदर्य का एक प्रकार होकर के रह गया है और काव्य भी साहित्य का एक रूप मात्र होकर के रह गया है। जैसे व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए आवश्यक हो जाता है, उसी प्रकार साहित्य के बारे में सम्यक जानकारी के लिए भी काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र आवश्यक है। तो भारतीय काव्य शास्त्र का मूल आधार क्या है? संस्कृत भाषा। तो संस्कृत काव्य शास्त्र का जो प्रारंभ है किसने किया? आचार्य भरत ने। भरत मुनि, भरत एक ही है, आचार्य भरत ने। लेकिन राजशेखर जो थे उन्होंने अपनी कथा में इसका उल्लेख किया है कि इनकी परंपरा भरत मुनि के पहले भी रही है। किसकी परंपरा? संस्कृत भाषा में जो काव्य है उसकी परंपरा भरत मुनि के पहले भी रही है। पर राजशेखर ने जनश्रुतियों का हवाला देते हुए कहा, इसलिए संस्कृत काव्य शास्त्र का जो वास्तविक आरंभ है, राजशेखर ने किस आधार पर यह टिप्पणी की? जैसे कि जनश्रुति मतलब लोगों से सुन करके, सुनी सुनाई बातों पर उन्होंने ये टिप्पणी की कि आचार्य भरत से भी पहले का इतिहास रहा है काव्य शास्त्र का। लेकिन वास्तव में संस्कृत काव्य शास्त्र का जो वास्तविक आरंभ कहा जा सकता है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ही किया माना जा सकता है। तो भरत मुनि किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? रस सिद्धांत के। ठीक है। और उनके बहुप्रतिष्ठित सिद्धांत की व्याख्या विभिन्न टीकाओं में हुई। किन किन ने भरत मुनि के रस सिद्धांत की व्याख्या की? जैसे मात्रगुप्त, उद्भट, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और हर्ष, कीर्तिधर, अभिनवगुप्त, इन सबकी टीकाओं ने बहुत सारी प्रतिष्ठा अर्जित की। भरत मुनि के बाद विभिन्न मतों के प्रवर्तक आचार्य हुए और उनके संप्रदायों का उल्लेख भी हमने पढ़ा है। तो आचार्य जो भामा है उन्होंने अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। अलंकार संप्रदाय कौन है इसके प्रवर्तक? आचार्य भामा। और इनके ग्रंथ का क्या नाम है? काव्यालंकार। ठीक है। फिर उनके बाद में दंडी, उन्होंने प्रवर्तित रीति सिद्धांत का स्रोत दिया। किसमें? काव्यादर्श में। दंडी की रचना काव्यादर्श।
रीति सिद्धांत। उनके बाद ध्वनि सिद्धांत। उसके प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? आचार्य कुंतुक। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं आनंदवर्धन। जिन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या ध्वन्यालोक नाम से की। ये इनके ग्रंथ का नाम है। और कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य रहे हैं ये? उसके बाद वक्रोक्ति संप्रदाय। इसके प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? कुंतुक। उनके बाद आचार्य क्षेमेंद्र। जिन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की? औचित्य संप्रदाय की। तो क्षेमेंद्र की पुस्तक है औचित्य विचार चर्चा। इन्होंने इसकी विस्तार से व्याख्या उसमें की है। आइए इन संप्रदायों के अध्ययन के बाद हम ये जो अध्याय है, ये जो कालांश है, उसमें हम अध्ययन करेंगे काव्य लक्षण और काव्य हेतु, काव्य के प्रयोजन और काव्य के प्रकार। तो सबसे पहले है काव्य के लक्षण। तो काव्य शास्त्र की विवेचना के क्रम में सबसे पहले हमारी दृष्टि जाती है काव्य के लक्षणों पर। तो काव्य के लक्षण को निर्धारित करने के प्रयास विभिन्न कालों में हुए। सबसे पहले ये समझने का प्रयास किया जाए कि काव्य लक्षण में काव्य लक्षण पद का क्या अर्थ है। तो लक्षण शब्द की परिभाषा इस तरह निर्धारित की जा सकती है कि लक्षण लक्ष्यभूत पदार्थ की कोई ऐसी विशेषता है जिसमें अव्याप्ति दोष न हो। ठीक है। तो इन तथ्यों पर विचार करते हुए विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने काव्य लक्षण निर्धारित किए हैं। उसके बाद है काव्य हेतु। काव्य हेतु किसी कवि की वह शक्ति है जिससे वह काव्य सृजन करता है, जिसमें प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास इनको सभी आचार्यों ने किसी न किसी रूप में काव्य हेतु माना है। तो काव्य हेतु क्या है? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। उसके बाद है काव्य प्रयोजन।
तो काव्य प्रयोजन का अर्थ है काव्य रचना से प्राप्त फल। जैसे काव्य की जब रचना की जाएगी उससे क्या फल प्राप्त होगा? यश प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा और आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है, काव्य प्रयोजन क्या है? यश, धन और आनंद की रचनाकार काव्य की रचना क्यों करता है? यश प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए और मानसिक आनंद प्राप्त करने के लिए। यही काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन का अंतर हम समझ लेते हैं। जहाँ काव्य प्रयोजन का अर्थ काव्य से प्राप्त फल से जुड़ता है और वहीं काव्य हेतु वह शक्ति है जिससे कवि काव्य की रचना कर पाता है। तो इन दोनों में अंतर समझ में आ गया। फिर से बता देती हूँ कि काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। तो जहाँ काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है काव्य से प्राप्त फल या प्रयोजन काव्य से प्राप्त फल से जुड़ा होता है और काव्य हेतु वह शक्ति है जिससे कवि काव्य की रचना कर पाता है। उसके बाद काव्य के प्रकार। काव्य शास्त्र में साहित्य को काव्य का समानार्थी मान करके उसके दो मुख्य विभाजन किए गए हैं। काव्य कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो श्रव्य काव्य का अर्थ क्या होता है? जिन काव्यों को सुना जा सकता है, और दृश्य काव्य जिनको नाटक पर मंचित होते हुए देखा जा सकता है, दृश्य काव्य। तो दृश्य काव्य यानी विजुअल और श्रव्य काव्य यानी ऑडियो। तो नाटक से इतर जो सभी विधाएं हैं वो क्या है? श्रव्य, क्योंकि नाटक का हम मंचन देख सकते हैं और नाटक के अलावा जो है उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, इन सबको हम सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं ना। तो दृश्य काव्य को देख करके और श्रव्य काव्य को सुन करके काव्य का आनंद लिया जा सकता है। तो आधुनिक काल में दृश्य और श्रव्य ये साहित्य के विभाजन के आधार अब नहीं रह गए हैं। अब उसे अर्थ या अनुभूति के प्रकटीकरण में प्रयोगात्मक पद्धति के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि श्रव्य काव्य की भी दो श्रेणियां हो गई, क्या? गद्य और दूसरी पद्य। आधुनिक युग में काव्य कहने से नाटक, कहानी या उपन्यास का बोध नहीं होता। काव्य या पद्य में छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार होते हैं। तो पद्य में वाक्य के विधान के समय ये हमें ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि सौंदर्य और उससे जो आस्वाद हेतु है पर्याप्त उपस्थित हो। यही कारण है कि वाक्यों में शब्दों का जो स्थान व्याकरण निर्धारित करता है और पद्य में उसे एक सीमा तक छूट मिलती है। जैसे कविता कही जाने वाली कोई भी ऐसी रचना नहीं मिलती जिसमें सौंदर्य के लिए वाक्यों का या अलंकारों का प्रयोग न हुआ हो। लेकिन आधुनिक काल में जो छंदों से हीन कविता है उनका प्रचलन बढ़ गया है, या छंदहीन कविताओं का प्रचलन आधुनिक काल में बढ़ गया है। तो छंदहीन कविता में भी लय के नपे तुले मानदंडों में बदलाव ला करके उसको लय मुक्त कर दिया है। उसी प्रकार काव्य का जो प्राचीन विभाजन किस आधार पर था कि प्राचीन समय में कविता या काव्य के तीन भेद प्रचलित थे। एक महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य और तीसरा मुक्तक काव्य। ठीक है, महाकाव्य और खंड काव्य में कथा तत्व होने आवश्यक है, इसलिए इसे प्रबंध काव्य कहा जाता है। किसको?
महाकाव्य और खंड काव्य में जो कथा तत्व है, इसलिए उसे प्रबंध काव्य कहा जाता है। तो प्रबंध काव्य के दोनों रूपों में घटना और चरित्र का महत्व होता है। इन्हीं के आधार पर भावों की योजना होती है। तो महाकाव्य में प्रधान चरित्र के जीवन को समग्रता में धारण करने के कारण विविधता और विस्तार दिया जाता है। तो खंड काव्य क्या होता है कि उसमें जो मुख्य चरित्र होता है या प्रधान चरित्र जो होता है, उसके जीवन की किसी प्रमुख घटना का वर्णन होता है। चरित्र प्रधान रचना होती है खंड काव्य, है ना। उसमें महाकाव्य की तरह विविधता और विस्तार नहीं होता है। तो मुक्तक काव्य में कथा सूत्र का होना भी आवश्यक नहीं होता है, वह किसी भाव के आधार पर रचा गया एक स्वतंत्र विधान हो सकता है। अब हम काव्य के लक्षण को परिभाषित करते हैं। जैसे आचार्य जो भरत मुनि हैं, उनका काव्यशास्त्र में सबसे पहले वही आचार्य रहे हैं। इनकी जो रचना है नाट्यशास्त्र, उसको पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। पंचम वेद, तो 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और पंचम वेद के रूप में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। ठीक है। लेकिन आचार्य भरत मुनि ने ऐसी कोई टिप्पणी का उल्लेख नहीं किया है। तो नाटक को देखने वालों के लिए अच्छा काव्य वह होता है जिसकी रचना कोमल पदों में या सुंदर पदों में की गई हो, जिसमें शब्द और अर्थ गूढ़ न हो, जिनको साधारण जनता सरलता से समझ सके, जो तर्क संगत भी हो, और जिसमें नृत्य संयोजन हो, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रस हों, और संपूर्ण कथानक जो है संधियों का निर्वाह हो। तो इस आधार पर भरत मुनि के बाद जो आचार्य भामह हैं, उन्होंने 6ठी शताब्दी, इनका समय है 6ठी शताब्दी, उनका स्थान आता है भरत मुनि के बाद। और भामह ने काव्य लक्षण को परिभाषित करते हुए क्या कहा? शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो ये किसकी उक्ति है? इसका प्रश्न आ सकता है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, कि जिस काव्य में शब्द और अर्थ दोनों हो वही उत्कृष्ट काव्य है। तो शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये उक्ति किसकी है? आचार्य भामह की। तो शब्द और अर्थ का सहित भाव काव्य कहलाता है। अब प्रश्न ये आता है कि साहित्य शब्द में आखिर ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण शब्द और अर्थ साहित्य पद प्राप्त करते हैं? तो देखा जाए तो शब्द और अर्थ तो हर जगह साथ साथ रहते हैं, फिर भी साहित्य पद में शब्द और अर्थ ऐसी कौन सी विशेषता प्राप्त कर लेते हैं? तो आचार्य कुंतुक का कहना है कि जब शब्द और अर्थ के बीच सुंदरता के लिए प्रतिस्पर्धा होगी तो साहित्य की सृष्टि होगी, और सुंदरता की इस दौड़ में शब्द अर्थ से आगे निकलने की कोशिश करता है और अर्थ शब्द से आगे निकल जाने के लिए सदैव प्रयास करता है। तो फिर भी ये निर्णय कठिन है कि अधिक सुंदर कौन है, शब्द या अर्थ। तो इन दोनों में जो स्पर्धा का भाव होता है, जो कंपटीशन का भाव होता है शब्द और अर्थ में, वो साहित्य का विशेष धर्म कहलाता है। तो वैसे आचार्य दंडी ने भी काव्य के लक्षण प्रस्तुत किए। शरीरम तावदिष्टार्थ
व्यवच्छिन्ना पदावली। इसका अर्थ होता है काव्य का शरीर तो इष्ट अर्थ से युक्त पदावली है। तो ये उक्ति किसकी है? दंडी की। और आचार्य विश्वनाथ और आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण में अपनी असहमति प्रकट करते हुए उन्होंने काव्य की परिभाषा किसे दी? आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मक काव्यम। ये उक्ति किसकी है? यानी रसात्मक वाक्य को काव्य कहा जाता है। तो ये उक्ति किसकी? आपको ये सब परिभाषाएं याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा क्या दी? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम। अर्थात रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? काव्य शास्त्र, जिसमें काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य के प्रयोजन और काव्य के प्रकार, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्त काव्य, और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र और अन्य आचार्यों की काव्य के संबंध में परिभाषा। धन्यवाद।